अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 2.4 हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है। शॉर्ट भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लॉन्ग भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस क्लास। सो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, मीन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 6 पार्ट्स है। हमने क्या करना है, हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है कि इनकी नेचर क्या है। मीन्स सो सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख लिया है फर्स्ट पार्ट। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये 5 चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी ना तो आप सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चन है ना उनकी हमने नेचर बतानी, ठीक है। तो सबसे पहले नेचर ऑफ द रूट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये आपके पास 4 सिंपल टाइप्स कह लें या कंडीशंस कह लें, इसको आपने याद रखना है। क्या होती है, पहले क्या होती है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो इस तरह की इक्वेशन होती है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर हमें इसकी नेचर देखनी होती है ना तो हमें इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होता है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब जब आप ये फाइंड कर लेंगे ना तो इसका जो आंसर है वो आप कैसे चेक करते हैं। अगर आपके पास ये सॉल्व करके आंसर 0 आ रहा है तो आप कहेंगे कि जो है ना इसकी नेचर क्या होगी, ये रियल एंड इक्वल होगा, ठीक है। रियल हमेशा होगा, सिर्फ आपने देखना है कि अगर 0 के इक्वल होगा तो फिर हम उसको कह देते हैं कि ये रियल एंड इक्वल है। इसी तरह अब जब आप डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करते हैं, अगर आपके पास आंसर 0 से छोटा आ रहा है, लेस देन 0 का मतलब है 0 से छोटे नंबर कौन से होते हैं, नेगेटिव वाले। यानी कि अगर मेरे पास -1 आ रहा है जो कि मुझे पता है कि 0 से छोटा है, अगर मेरे पास इस तरह का नंबर आ रहा है यानी कि -1 आ रहा है, मीन्स के बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से छोटा है, तो इस तरह के नंबर्स को नेगेटिव नंबर होते हैं ना तो क्या कहेंगे, हमारे पास क्या है, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक हो गया। 2 अभी तक हमने पढ़ी। अगर आंसर 0 के इक्वल आ रहा है तो उसको रियल और इक्वल, अगर आंसर 0 से छोटा आ रहा है तो उसको इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहते हैं। इसी तरह अगर हमने जो डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व किया उसका आंसर 0 से बड़ा आ रहा है, 0 से बड़े नंबर कौन से होते हैं, जो आगे की तरफ आते हैं, मीन 0 से आगे क्या आता है, 1 2 3, ऐसे होती है ना नंबर लाइन, बीच में 0 होता है, 0 से आगे 1 2 3 और 0 से बैकवर्ड सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो अगर तो हमारा आंसर 0 से बड़ा आ रहा है, ये आंसर है, ये 0 से बड़ा आ रहा है, तो फिर और वो जो आंसर आ रहा है वो नॉट अ स्क्वायर है। नॉट अ स्क्वायर का मतलब है कि मेरे पास जो आंसर आ रहा है ना वो 47 है। 0 से तो बड़ा है लेकिन 47 को अगर मैं स्क्वायर रूट में लिखूं तो मुझे ये तो नहीं पता ना कि स्क्वायर रूट 47 क्या होता है। पॉइंट्स की फॉर्म में आता है लेकिन वैसे नहीं पता। लाइक अगर मेरे पास आंसर है 9 0 से बड़ा है और मुझे पता है कि 9 स्क्वायर रूट से बाहर आकर क्या होता है 3, तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है ना ये क्या है, स्क्वायर हमें पता है। तो इसी तरह अगर कोई ऐसा नंबर आ रहा है जिसका स्क्वायर हमें मालूम नहीं है, मीन्स कि वो नंबर स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, वो आंसर क्या होगा, रियल होगा, इरेशनल होगा और अनइक्वल। 0 के इक्वल नहीं है ना, इसका मतलब है अनइक्वल। रियल का वर्ड आप हर एक के साथ लिखते हैं और अगर आंसर स्क्वायर नहीं है तो उसको फिर हम क्या कहते हैं कि ये इरेशनल है, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास अब ये मिलते जुलते क्वेश्चन है, अगर आपने सॉल्व किया आंसर 0 से बड़ा तो आ रहा है लेकिन वो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। लाइक 9 0 से बड़ा तो है और 9 हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर भी है ना, मीन्स के 9 स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है, तो फिर हम इसे क्या कहते हैं, फिर हम इसे रियल कहते हैं। 0 के इक्वल तो नहीं आ रहा तो अनइक्वल कहेंगे। देखें पहला वाला भी रियल था और अनइक्वल था। अगर तो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता तो इरेशनल, अगर स्क्वायर रूट से बाहर वो नंबर आ सकते तो उसको क्या कहते हैं, रैशनल कहते हैं, ठीक है। सिंपल ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, सिर्फ इसको याद करना है, ये कंडीशन के साथ याद करने के बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको बेशक आप एक दफ़ा साइड पे लिख लें ताकि आपको क्वेश्चन करते हुए फिर आसानी होगी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ से देखो नंबर 1 है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर ऑफ द रूट्स बताने में क्या करते हैं, उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होता है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के लिए मुझे a की वैल्यू भी चाहिए, b की भी चाहिए, c की भी चाहिए। तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लिखा होता है वो a होता है, x के साथ जो लिखा होता है मीन्स अगर माइनस का साइन आ रहा है तो b की वैल्यू क्या आ रही है, -9, और लास्ट नंबर जो होता है वो c की वैल्यू है। अगर तो इधर प्लस होता तो मैं खाली 2 लिखती, अगर माइनस आ जाता तो वो माइनस फिर हमने लिखना होता है, ठीक हो गया। ए बी सी पता है, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है जो हम नेचर ऑफ द रूट्स जानने के लिए यूज़ करते हैं। बी की जगह बी की वैल्यू 4 एज इट इज़, ए की जगह ए की वैल्यू 3, सी की जगह सी की वैल्यू। अब इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से सिर्फ सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना ना। -9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, ब्रैकेट में -9 फिर स्क्वायर लिखना है ताकि ये माइनस का साइन जो है ना वो फिर ख़त्म होकर प्लस बन जाता है। इसी तरह 4 3 12 होता है और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और 12 2 क्या होता है 24। दोनों को ऐड कर लें कि आंसर आ जाता है 105। अब ये हमने देखना है कि जो हमारे पास आंसर आया, ये डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आया ना, मीन्स कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का हमारे पास आंसर आया है, ये 0 के इक्वल तो नहीं है। अब हम बारी बारी ना सर यहाँ से चीज़ें चेक कर देंगे, क्या ये आंसर 0 के इक्वल आ रहा है, नहीं। मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर तो 105 आया हुआ है,
ठीक है, तो ये 0 के इक्वल तो नहीं होता, इसका मतलब है कि पहली वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई। क्या ये आंसर 0 से छोटा है? नहीं, 0 से छोटा भी नहीं है। 105 तो 0 से बड़ा नंबर है, इसका मतलब है कि इमेजिनरी भी नहीं होगा। पहले तो बहुत आसान है, अगर 0 के इक्वल है तो रियल इक्वल, अगर छोटा नंबर है 0 से तो फिर इमेजिनरी आपको पता है कि -1 आ जाता है। तो इसी तरह अब लास्ट तो ही हमारे पास खाली ऑप्शंस बनते हैं। क्या ये नंबर 0 से बड़ा है? हाँ जी, 105 तो हमारे पास 0 से बड़ा है। क्या 105 को हम अगर स्क्वायर रूट में लिखें तो इसका कोई आंसर आ सकता है? जैसे 105 को अब मैं स्क्वायर रूट के साथ लिखूं तो क्या कैलकुलेटर में 37, 42 इस तरह का कोई नंबर आ सकता है? या पॉइंट्स में आएगा? पॉइंट्स में आएगा। इसका मतलब है कि ये नंबर स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता। हमें नहीं पता कि ये किस नंबर का स्क्वायर बनता है। तो इसका मतलब है कि ये वाली कंडीशन जो 3 है ना, ये इससे मैच हो रही है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि b² - 4ac इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं बनता। इसका मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फिर इसके रूट्स क्या है? सो रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। तो उसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? ये वाले रियल होंगे। रियल और अनइक्वल तो लिखते ही हैं, बीच में अगर स्क्वायर नहीं बनता तो उसके लिए इर्रेशनल का वर्ड लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 2 देख लेते हैं। तो पार्ट 2 में भी a की वैल्यू क्या है? 1 कुछ भी नहीं लिखा होता, तो 1 b की वैल्यू क्या है जो x के साथ लिखी हुई है, और ये c की वैल्यू। ठीक हो गया। अब प्लस के साइन थे ना तीनों के साथ, इसलिए वो प्लस का साइन मैंने नहीं लिखा। फॉर्मूला क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट का? b² - 4ac। b की जगह b की वैल्यू 6, 4 की जगह 4 एज इट इज, a और c की जगह वैल्यूज लिख ली हैं। 6 का स्क्वायर 36, 4 9 36, दोनों को माइनस किया 0। अब अगर हम लोग लिखी हुई होंगी तो आपको पता है कि अगर हमारे पास आंसर 0 के इक्वल आ जाते तो वो क्या होता है? वो रियल और इक्वल होता है। ऐसा ही है। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब मैंने क्या लिखना है कि एज b² - 4ac इज इक्वल टू 0, कि मेरा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है। तो फिर मेरे पास जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे? रियल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक हो गया। सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आगे भी सारे क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही हैं, सिर्फ आपको ये 4 कंडीशंस याद होनी चाहिए बस। नेक्स्ट पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्वेश्चन। अगेन इसमें a क्या है 2, b क्या है 4 और c क्या है 5। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट लिख लिया है मैंने, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया है। b की जगह b की वैल्यू 4, a और c की जगह a और c की वैल्यू उस क्वेश्चन में से लिख ली है। 4 का स्क्वायर 16, 4 2 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा 40। 16 माइनस 40 क्या होता है? -24। अब हमारे पास आंसर आ गया माइनस। तो यहाँ से अगर मैं आपको अगेन दिखा दूँ, अब तक तो याद हो जाना चाहिए कि अगर मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से छोटा होगा, 0 से छोटे नंबर सारे माइनस वाले होते हैं। अगर मेरे पास आंसर 0 से छोटा होगा तो फिर उसको क्या कहते हैं? इमेजिनरी, और ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का वर्ड लिख लेते हैं। तो ऐसे ही है, आंसर माइनस वाला आ रहा है और ये -24, हमें पता है कि ये नंबर 0 से छोटा होता है। तो अगर मेरा आंसर 0 से छोटा होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा, तो इसका मतलब है कि रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी हैं और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं। ठीक हो गया। 4 देख लेते हैं। और भी अगेन सबसे पहले a क्या है 7, b क्या है -6 और c क्या है -1। फॉर्मूला लिखा है b, a और c की जगह वैल्यूज पुट कर ली हैं। -6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, 4 7 ज़ा 28, 28 1 ज़ा 28 और ये माइनस माइनस प्लस होकर दोनों को ऐड करेंगे 64। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है वो पॉजिटिव आ जाता है, ये डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है ना 4ac, अगर ये आंसर पॉजिटिव का मतलब है कि ये आंसर हमारे पास 0 से बड़ा है। पॉजिटिव नंबर कहाँ पे होते हैं? ऐसे नंबर जो 0 से आगे की साइड पे 1 2 3, तो 0 से बड़े नंबर, ये वाला नंबर बड़ा है ना, इसकी तरफ ऐसे हम ओपन करते हैं। अगर मेरा आंसर 0 से बड़ा आ जाएगा तो फिर क्या होता है? यहाँ से देखिए, अगर हमारे पास आंसर 0 से बड़ा आ जाएगा तो 2 कंडीशंस होती हैं कि क्या वो नंबर स्क्वायर से बच सकता है। अगर तो आ सकता है यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर है तो ये नीचे वाली, और अगर नहीं आ सकता तो फिर ये थर्ड वाली। तो क्या हमारे पास 64 स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है? आ सकता है ना। स्क्वायर रूट 64 लिखेंगे तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। एज b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, हमारा आंसर 0 से बड़ा आया है। तो फिर इस तरह के रूट्स को हम क्या कहते हैं? रियल, रैशनल एंड इक्वल। ये वाली कंडीशन देखिए, 0 से बड़ा आ रहा है और वो परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो फिर उसको क्या कहते हैं? रियल, रैशनल और इक्वल। ठीक है, अगर स्क्वायर से बाहर ना आ सकता तो इर्रेशनल का वर्ड लिख लेते बस। सो सिमिलरली पार्ट 5 देख लें। 4 कंप्लीट हो गया है। पार्ट 5 भी मेरे पास इसी तरह का क्वेश्चन है। a क्या है 5, b क्या है -2 और c क्या है -10। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है? फॉर्मूले में वैल्यू सिर्फ पुट कर ली है। -2 का स्क्वायर 4, 4 5 ज़ा 20, 20 10 ज़ा 200, दोनों को माइनस करें -196। अगेन जब भी आंसर नेगेटिव आएगा, यानी कि ये किसका आंसर था? ये b² - 4ac का था। यानी कि अगर मेरे पास b² - 4ac का आंसर 0 से छोटा आ रहा है, नेगेटिव नंबर 0 से छोटे होते हैं ना, यानी कि ये जो आंसर है अगर वो 0 से छोटा है तो फिर हम कहेंगे कि इसके रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी हैं और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं।
ठीक हो गया। लास्ट पार्ट 6 देख लेते हैं इसका। पार्ट 6 यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, आप देखें x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अगर कुछ भी नहीं लिखा था तो वैल्यू क्या होती है 1। b की वैल्यू क्या है -8, माइनस है तो वो माइनस लिखना है, -8 है, और c की वैल्यू है 16। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है b की जगह b की वैल्यू 4ac एज इट इज, -8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और 4 16 का क्या होता है 64, माइनस करेंगे 0। ये कौन सी कंडीशन थी, ये हमारे पास पहली कंडीशन बन रही थी। एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ, यहाँ से देखें, अगर हमारे पास b स्क्वायर -4ac का आंसर 0 के इक्वल होगा तो फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास किस तरह के रूट्स होंगे, रियल और इक्वल। सो बिल्कुल ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है कि एज b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0, सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया। यहाँ से भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स थे, जिसमें हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर बतानी थी कि रूट्स की नेचर कैसी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, द रूट्स दिस आर रियल एंड अनइक्वल। अगेन मैंने आपको बताया था क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि वो जो चारों कंडीशंस है ना, वो आपको बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए। अब हमने टी की वैल्यू निकालनी है, ऐसे निकालनी है कि ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ना, उसके रूट्स उन्होंने हमें बता दिए हैं कि इस इक्वेशन के जो रूट्स है ना वो रियल है और अनइक्वल है। अब सर मैं आपके सामने दोबारा से करती हूँ, इन चारों में से रियल और अनइक्वल किस में आ रहे थे। देखिए पहले वाले में रियल और इक्वल था, सेकंड में इमेजिनरी है, पहले दोनों निकल गए हैं। इसमें रियल और अनइक्वल था और इसमें भी रियल और अनइक्वल था। ठीक है, सो दोनों के लिए दोनों ही हो सकती है, रियल और अनइक्वल, रियल और अनइक्वल दोनों में ये वर्ड्स आ रहे हैं। दोनों के लिए आपने देखना है कि कंडीशन क्या बन रही है। दोनों में अगर आप इसको फॉर्मूला कह लें तो ये सेम, ये b स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0, b स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0, सेम ही है ना। तो मैंने क्या करना है, सोल्यूशन ज़रा देखें। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है और इसके अकॉर्डिंग लिखा है, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल मेन। रूट्स हमारे रियल और अनइक्वल कब होते हैं, जब b स्क्वायर -4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। ऐसे ही था ना, अगर हमारे पास b स्क्वायर -4ac की वैल्यू 0 से बड़ी थी तो फिर हमने कहा था कि हमारे रूट्स में वो रियल और अनइक्वल है। दोनों में लास्ट 3 और 4 में सेम यही वाली बात लिखी हुई है। तो याद रख लें कि रूट्स अगर रियल और अनइक्वल होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, b स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0, जब भी आंसर 0 से बड़ा आता है तो फिर उस तरह के रूट्स जो होते हैं वो रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब आपने सिंपल t की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, यहाँ से इस लाइन को देख के आपने ये वाला फॉर्मूला चूज करके लिख लेना है। अब a क्या है इसमें 3, b क्या है इसमें 1, c क्या है इसमें लास्ट पूरा नंबर c होता है 90। इसकी जगह आपने सिंपल ये वैल्यूज फिल करें। b की जगह b की वैल्यू 1 का स्क्वायर 4, a की जगह a की वैल्यू 3, c की जगह c की वैल्यू, बाकी सब कुछ एज इट इज रखा है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 3 9, 4 3 सा क्या होता है 4 3 सा 12, और 12 9 सा क्या होता है 108। t एज इट इज, जिस तरह इक्वेशन के लिए सॉल्व करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही करना। t की वैल्यू निकालनी है। इधर 1 है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा -1। एक चीज याद रखनी है, ये जो इक्वालिटी इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, अगर ये वाला साइन होता है ना इसको इक्वल कहते हैं, मींस इक्वालिटी, और अगर ये वाले साइन होते हैं ना इसको इनइक्वालिटी कहते हैं। इनइक्वालिटी में सिर्फ एक ये डिफरेंस होता है कि जब भी हम दोनों साइड्स में माइनस का साइन सेम आ रहा है ना, कट करेंगे ना, तो ये इनइक्वालिटी का साइन होता है ना, ये चेंज हो जाता है। दोनों साइड पे माइनस था, कट कर दिया, लेकिन एक फर्क क्या पड़ेगा, जैसे अब ये t की साइड पे ओपन हो रहा था, अब ये 1 की तरफ हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आगे क्या करते हैं, t की खाली वैल्यू निकालनी है, 108 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा, तो बस हो गया कंप्लीट। हमें t की वैल्यू निकालनी थी अगर हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रियल और इक्वल। इस इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल तब होते हैं जब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है। उसमें abc की जगह वैल्यू फिल कर ली है और सिंपल अपनी क्वेश्चन में से t की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, नेक्स्ट जो रिमेनिंग 3 4 5 क्वेश्चन है ना, वो भी सेम टू सेम ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हैज इक्वल रूट्स देन फाइंड p। सेम वही क्वेश्चन है, p की वैल्यू निकालनी है। ये को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसके जो रूट्स है वो इक्वल है, तो इक्वल के लिए मेरे पास क्या कंडीशन थी, यहाँ पे देखें। पहली इक्वेशन थी ना कि अगर हमारे पास b स्क्वायर -4ac का आंसर 0 हो जाता है ना, तो फिर रूट्स क्या होते हैं, रियल और इक्वल होते हैं। तो रियल और इक्वल कब होंगे, इक्वल का वर्ड लिखा हुआ है ना, इक्वल का मतलब होता है 0 के इक्वल होना। तो b स्क्वायर -4ac 0 के इक्वल तब होता है। तो इस लाइन की वजह से ये कंडीशन बन रही है कि रूट्स इक्वल तब होते हैं जब b स्क्वायर -4ac इक्वल हो जाता है 0 के। अब a की वैल्यू क्या है 16, b की वैल्यू क्या है 7, p x के साथ जो भी पूरा लफ्ज लिखा होता है ना वो b की वैल्यू होती है, और c की वैल्यू क्या है लास्ट 49। इसमें फिल कर लेते हैं।
बी की जगह बी की वैल्यू 7, बी उस पर स्केयर 4, ए की जगह ए की वैल्यू 16, सी की जगह सी की वैल्यू 49। तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें 3136 आ जाएगा। 7 का स्केयर लेना है 49, पी पे भी स्केयर है तो वो पी स्केयर एज इट इज आ जाएगा। पी की वैल्यू निकालनी है, ये नंबर यहाँ माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे आके प्लस का साइन आ जाएगा। 49 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो दोनों नंबर्स को डिवाइड करें, आंसर क्या आ जाएगा 64। अब यहाँ पी पे स्केयर और यहाँ पे 64, हमें पी की वैल्यू चाहिए, पी स्केयर की नहीं चाहिए। तो स्केयर किससे कट होता है? स्केयर रूट से। तो दोनों साइड्स पे स्केयर रूट ले लिए, यहाँ पे भी स्केयर रूट ले लेंगे, यहाँ पे भी स्केयर रूट ले लेंगे, तो ये स्केयर रूट से कट होके पी आ गया। 64 है, ये किसका स्केयर होता है? 8 का। स्केयर रूट से बाहर जब भी कोई नंबर निकालते हैं तो उसको प्लस और माइनस के साथ लिखना होता है। ठीक है, सो कितना इजी सा क्वेश्चन था। सिर्फ हमें इस लाइन से आइडिया हो गया कि रूट्स अगर इक्वल होते हैं तो वो कब होते हैं? अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है, बस। तो अगेन बता रही हूँ, सिर्फ 4 कंडीशन है, उसको एक दफ़ा बहुत अच्छे से याद कर लें, और अगर पेपर में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं ना तो चारों को सामने रख लें, ताकि करते हुए ना आप कंफ्यूज ना हो कि हमने कौन सा इसमें से यूज़ करनी, कौन सी कंडीशन इसमें से यूज़ करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? फाइंड क्यू। अगेन क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, अगर हमारे पास इस रूट का इक्वेशन क्या है? रियल एंड अनइक्वल। अब रियल और अनइक्वल कब थे? और अनइक्वल कब? जब भी आंसर 0 से बड़ा होता है तो उसको रियल और अनइक्वल कहते हैं, बस। जब आंसर 0 के इक्वल होता है तो उसको रियल कहते हैं, जब 0 से छोटा नंबर होता है, माइनस में जाता है, तो इमेजिनरी कहते हैं, और जब 0 से बड़ा होता है तो उसको रियल और अनइक्वल कहते हैं, बस। इतनी सी चीज़ याद रखनी है। सो रियल और अनइक्वल अगर रूट्स होंगे तो क्या कंडीशन बनती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। जब आंसर 0 से बड़ा होता है तो फिर रियल और अनइक्वल होते हैं। इक्वेशन में से ए की वैल्यू क्या है? अब देखें, यहाँ पे ना बेशक x लिखा हो, y लिखा हो, z लिखा हो, एक ही बात है। यहाँ पे आपके पास वेरिएबल u यूज़ हो रहा है, तो u स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है वो a, u के साथ जो लिखा हुआ है वो b है, और जो सिंपल लिखा हुआ है वो c है। लिख लिए। अब इसमें सिंपल फिल करें। बी स्क्वायर की जगह b की जगह b की वैल्यू 8, 4, a की जगह a की वैल्यू 4, c की जगह c की वैल्यू q। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। इसी तरीके से गए कि 4 4 से 16, और ये क्यू एज इट इज़। फिर हमने क्या करना है? अब अगेन ये वही लाइन आ जाता है ना, तो बस आपने ध्यान रखना होता है। यहाँ प्लस 64 है, इस साइड पे आके माइनस 64 हो जाएगा। दोनों साइड पे माइनस माइनस है, जब दोनों साइड्स पे माइनस कट होगा तो यहाँ पे ये क्यू की तरफ ऐसे ओपन हो रहा है ना, अब ऐसे 64 की तरफ हो जाएगा। ये जो इक्वालिटी का साइन है ना, ये रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है। पहले क्यू की तरफ था, माइनस जब दोनों साइड से कट होगा तो वो अब 64 की साइड पे हो रहा है। क्यू की वैल्यू निकालनी है, 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा, तो 64 और 16 को डिवाइड करें, 4 आ जाएगा। 16 4 से 64 होता है, तो क्यू की वैल्यू क्या आ रही है? क्यू इज लेस देन 4। कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 4 भी। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड m की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ द रूट ऑफ दिस, अगर हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स क्या है? रियल एंड इक्वल। अब एक ही चीज़ है, वो इतनी दफ़ा घुमा घुमा के दी हुई है कि वो चीज़ याद हो गई। ये इक्वल कब होते हैं? अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। इफ रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल, अगर हमारे पास रूट्स रियल और इक्वल हैं तो कंडीशन क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखी हुई है, ए की वैल्यू है m, बी की वैल्यू क्या है? -8, और सी की वैल्यू क्या है? 1। इसमें फिल करें, बी की जगह -8, ए की जगह m, सी की जगह 1। 8 का स्क्वायर क्या होगा? -8 का स्क्वायर 64। तीनों को मल्टीप्लाई करें, 4 1 ज़ा 4, और 4m बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? जिसके साथ माइनस का साइन है ना, उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इधर -4m है ना, इधर आके +4m हो जाएगा। m की वैल्यू निकालनी है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ऐसे कर लिया मैंने। जो चीज़ फाइंड करनी होती है ना, इसको इधर ही लिख लेते हैं, सिर्फ जगह में चेंज करी और कुछ भी नहीं करी। ऐसे ऐसे लिखें की बात है ना। इधर आप 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 64 को जब आप 4 से डिवाइड करते हैं, तो अभी हमने किया अभी, तो आंसर क्या आ जाता है? 16। 4 1 ज़ा 4, 2 आगे चला गया, 4 6 ज़ा 24। m की वैल्यू क्या आ गया? 16। m की वैल्यू 16 तब आएगी जब हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? रियल और इक्वल। वो कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। ठीक है, बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आपने ये जो 4 कंडीशंस हैं इसको याद कर लेना है। अगर तो लेक्चर बहुत ही ध्यान से आप लोगों ने समझा होगा तो ये चीज़ मैंने इतनी दफ़ा रिपीट की है कि आप लोगों को खुद फिंगर टिप्स पे याद हो चुकी होगी। ठीक हो गया? सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। स्टिल कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने वाले हैं। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस।